नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं बिहार के जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को तैयार कर रहे हैं और एक लेक्चर में 10 टॉपिक और 10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो लेक्चर नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समूह शोम्पेन ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ये भारत के कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि आपसे लोकेशन पूछा गया है। ध्यान दीजिए, लगातार मैं बताते रहता हूं कि ये जो शब्द है ना, पहली बार ऐसे प्रश्न बनते हैं। आयोग का नजर ऐसे प्रश्नों पर रहता है। यहाँ पर 4 जो है आपको विकल्प दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक के विषय में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए लोकेशन आपसे पूछा गया है, संभव है यहाँ तो हमने लोकेशन प्रश्न में दिया है, लेकिन आयोग उसके इर्द गिर्द के किसी और बिंदु को पूछ सकता है। तो हमें हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समूह शोम्पेन ने पहली बार वोट डाला है। इस जनजाति के 7 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना है, 7 मेंबर इसमें हैं और ये शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। शोम्पेन आदिवासी के विषय में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करते हैं। वर्ष 2011 की अगर जनगणना लेते हैं, चूंकि आखिरी जो हमारे पास सेंसस का डेटा है वो 2011 का ही है, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ है देश में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो अनुमानित जनसंख्या है वह केवल 229 है। ये शोम्पेन आदिवासी के विषय में कहा जा रहा है। ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी कि पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं और ये खानाबदोश रहते हैं। खानाबदोश जो होते हैं ना, उसमें ज्यादातर लोग जो आदिवासी होते हैं वह शिकार पर आज भी निर्भर करते हैं। तो जहां उनको शिकार मिला या जहां खाना उनको मिला वहां चले गए, वहां का खाना समाप्त हो गया, भोजन खाद्य सामग्री, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं किसी और जगह पर। तो शोम्पेन आदिवासी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वह शिकार करना है, वन उत्पाद इकट्ठा करना है, मछली पकड़ना है और बागवानी गतिविधियों में ये शामिल होते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या होता है? पैंडनस फल है जिसे ये लैरोप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए जो जरूरी क्या चीज था, अगर इस प्रश्न के हिसाब से कहेंगे तो ग्रेट निकोबार द्वीप, चूंकि लोकेशन हमसे पूछा गया था, लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो यहां पर निकोबार द्वीप जो है प्रश्न का जवाब हो जाएगा, पहले प्रश्न का सी जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा गाइया BH3 क्या है, इसके विषय में जरा हम यहां पर समझ लेते हैं। विकल्प दिया गया है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? गाइया BH3। तो एक बात तो समझ में आ गया, ये जो है मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे बड़े जो है स्टेलर ब्लैक होल को लेकर के बात किया जा रहा है। इसका द्रव्यमान जो है सूर्य से 33 गुना अधिक माना गया है। इसका निर्माण जो है एक विस्फोटक तारे के ढहने से हुआ है, ऐसा खगोलविदों का कहना है। यह पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक्विला तारामंडल में स्थित है। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल बताया गया है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम गाइया BH1 ब्लैक होल है। तो आप पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा कि एक चीज तो इसके बारे में कहा गया गाइया BH3 को लेकर के, और पहला जो सबसे नजदीक है वह BH1 है। तो दोनों चीजें आपको, दोनों फैक्ट याद रखना है। इसकी खोज शोधकर्ता द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाइया मिशन के डेटा विश्लेषण करने दौरान की गई है। ठीक है, अब तक आकाशगंगा में लगभग 50 स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की पहचान की गई है। तो ये 50 जो स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए यहां पर विकल्प क्या दिया है? रॉकेट, वायरस, ब्लैक होल और रोबोट। तो हमने देखा क्या, ये ब्लैक होल को लेकर के चर्चा किया गया है। तो दूसरे प्रश्न का जवाब क्या हो गया? सी हो गया। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया था? 4 विकल्प यहां पर दिया है, पटना, ढाका, अबू धाबी और लंदन। ये 4 विकल्प में जरा देखते हैं।
16 से 18 अप्रैल 2024 तक 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल हमें से पूछा गया है और आयोजन स्थल कहाँ है? अबू धाबी, यूएई को लेकर के बात किया गया है। इस सम्मेलन में स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के लिए वैश्विक नेता, नीति निर्माण और विशेषज्ञ ये सभी शामिल हुए। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कम से कम 11 टेरावाट तक बढ़ाने पर बल दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हमारे पास आ गया वह अबू धाबी में हुआ है, यानी कि यूएई में। सी इसका सही जवाब है। लेकिन ध्यान रखना है, इसके विषय में विशेष तौर पर जितनी बातें कही गई है वह सब आपको पता होना चाहिए। नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो पूरा जो ये आपको पीडीएफ है, कल भी मैं देख रहा था किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं बार बार बता चुका हूं कि आपको करना क्या है कि संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिलेगा। उससे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच के ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वहां उपलब्ध हो जाएगा। वर्ष 2024 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस बॉलीवुड हस्ती को सम्मानित किया गया था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है। वर्ष 2024 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा पूरा नाम जो इस पुरस्कार का है यही है, तो पूरे नाम पर ध्यान देना है। अमिताभ बच्चन को दिया गया, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि पर दिया गया। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रोत्साहन संस्थान द्वारा दिया गया। तो ये जो संस्थान है इसके विषय में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। वर्ष 2022 के लिए इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब यहां पर ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और एक जो ध्यान में रखना है वह अमिताभ बच्चन का नाम। तो ये तीनों आपके लिए जरूरी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। चलिए अब 5वें टॉपिक पर चलते हैं, 5वें प्रश्न के साथ। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली थी? 4 देश का यहां नाम आप दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मई 2024 को लॉरेंस वोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेते हैं। तो यहां पर सिंगापुर है, लोकेशन के आधार पर यहां पर ध्यान रखिएगा, आसियान कंट्री में आता है। ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में ली सिंग यूंग का स्थान लेंगे। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन थे। तो यहां पर 2 बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके लिए ये जरूरी पॉइंट है, दूसरा ये जरूरी है। ये ध्यान में रहे तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे 5वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ए हो गया, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ये थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अभिनेत्री अवंतिका वंदनपु को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये भारत के किस शहर से संबंधित हैं? ये आपसे पूछा गया है, और इस तरह का प्रश्न जो है बीपीएससी में देखेंगे पूछा जाता रहा है। तो हम सबसे पहले इसके विषय में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनपु को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आपसे प्रश्न में भी पूछ दिया है, ठीक है। ये लोग पूछते हुए आपसे लोकेशन पूछा गया है। ये जो है भारत के हैदराबाद शहर से संबंधित हैं। तो आप मुझे अब ये बताइए, यहां से एक आपके लिए जो है असाइनमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि ये हैदराबाद जो है अब किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, यहां पर आपको राज्य का नाम लिख करके मुझे बताना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर राज्य का बंटवारा में हुआ था, इसीलिए मैं ये चीजें आपसे पूछ रहा हूं। अब ये किस राज्य की राजधानी है? हैदराबाद। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के विषय में समझते हैं। यह पुरस्कार जो है, जैसा कि हम पहले जानते हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन जगत में किसी व्यक्ति ने विशेष उपलब्धि हासिल की हो तो फिर उन्हें सम्मानित किया जाता है। अब यहां इसका जवाब क्या था? हमसे पूछा गया था कि भारत के किस शहर से संबंधित हैं, तो हैदराबाद शहर से संबंधित हैं। 6ठे प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? डी हो गया। अब चलिए 7वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में मनाया गया
लोंगटे त्योहार किस राज्य से संबंधित है? यहां पर भी आपसे लोकेशन ही पूछा गया है, लेकिन यहां पर हम इसके विषय में सबसे पहले थोड़े विस्तार से देखेंगे। अप्रैल 2024 में अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे त्योहार मनाया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इसको ध्यान में रखना है। यह त्योहार क्या होता है? नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ के जो ट्राइब हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। यह नीशी जनजाति के सबसे पुराने त्योहारों में से है। इसका आयोजन कब होता है? वसंत ऋतु की शुरुआत के समय अप्रैल में किया जाता है और यह त्योहार 7 दिनों तक चलता है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आयोग में पीसीएस में देखेंगे ऐसा एक स्टेटमेंट बना दिया जा सकता है। इसमें होता क्या है? इसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती, इसीलिए इसे रक्तहीन त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब यहां पर एक बात इसके विषय में समझ लीजिए कि बलि नहीं दिया जाता है, रक्तहीन त्योहार इसे कहा जाता है, यानी कि रक्तपात इसमें नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश का आप देखेंगे यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसका आयोजन होता है और उस आयोजन में जानवरों की हत्या नहीं की जाती है, जानवरों की हत्या पर रोक है, ठीक है। इसीलिए अपने आप में यह एक विशेष प्रावधान है इसमें। अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहार लोसर त्योहार हो गया, तोरगया महोत्सव हो गया, साका दावा, दुम्पा तशेशी आदि हैं। इसका ध्यान रखिएगा, चूंकि एक तो पॉइंट हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा नाम जटिल है तो बोलना तो है नहीं, वहां टिक मारना होगा, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, अरुणाचल प्रदेश, यही राज्य पूछा गया था आपसे। अब 8वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? यहां पर जो है सैन्य अभ्यास के विषय में पूछा गया है। सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। यहां पर सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री हैं, C5 इसको कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख करके बताइए कि सेंट्रल एशिया के जो 5 कंट्री हैं उन सभी का नाम क्या है। एक तो यहां पर आपको दिख ही रहा है, उज्बेकिस्तान को लेकर के बातें किया गया है। यह भारत और उज्बेकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का मतलब है, जैसे क्या होता है कि इंडियन आर्मी अपने में कभी अभ्यास करती है ना, लगातार एयरफोर्स ने भी, लेकिन 2 देश के सेना मिलकर के युद्ध नहीं कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पूर्वाभ्यास चल रहा है कि कभी इस तरह के विकट स्थिति आए तो एक दूसरे को ट्रेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके 5वें संस्करण का आयोजन जो है अप्रैल 15 तारीख से लेकर के अप्रैल के 28 तारीख 2024 तक उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो ध्यान रखना है, लोकेशन उज्बेकिस्तान है और भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ये जो है दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर भी केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच परिचालन प्रभावशीलता और समन्वय को बढ़ावा देना होता है। भारतीय सेना के दल में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2019 से हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत और उज्बेकिस्तान। यहां पर मैंने आपसे पूछा भी था कि C5 को लेकर क्या बताइएगा। C5 में उज्बेकिस्तान के अलावा 4 अलग देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए, आज के 9वें टॉपिक पर और 9वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया था? यहां पर 4 राज्य का आप नाम देख रहे हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो एक चीज तो आपको टाइम का पता चल गया कि कब किया गया था, अप्रैल 2024 में होता है यह परीक्षण। राजस्थान, तो ये जो पूछा गया प्रश्न में आपसे लोकेशन स्टेट का नाम, तो यह पता चल गया कि राजस्थान, और राजस्थान का कहां? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। देखिए, पोखरण को अलग से याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, परमाणु परीक्षण वगैरह भी यहां ही हुआ, तो आपको उससे ध्यान में रहेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां आप अगर लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा सा इस मिसाइल के विषय में समझ लेते हैं। इसे किसने विकसित किया है? DRDO ने। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसका वजन जो है 14.5 किलो और लंबाई कितना है? 4.3
3 फीट है। इसे आसानी से कहीं भी लाया जा सकता है। इसकी रेंज कितना है, यह इंपॉर्टेंट है, रेंज पर ध्यान दीजिएगा। 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है, इसीलिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मिसाइल में टेंडर हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा हुआ है। यह अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले वाहनों को भी भेद सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो जानकारी चाहिए था कि कहां पर परीक्षण हुआ, तो पोखरन, और वो कहां पर पड़ता है, राजस्थान में। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब यहां पर क्या हो गया, बी, राजस्थान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न जो है आज का 10वां टॉपिक, यह आखिरी टॉपिक इस 11वें लेक्चर का होने वाला है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, फिर से प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को लेकर के बातें किया जा रहा है, उसके डायरेक्टर पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? यहां पर 4 नाम दिया गया है, कोई एक सही होने वाला है, बताइए। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनिरुद्ध बोस इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो इनका नाम, और यह जो है झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यह ध्यान में रखना है। अभी आप मुझे बताइए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और यह कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। किसको लेकर के, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को लेकर के बात किया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत वर्ष 1993 में की गई थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो फंड कहां से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यह कार्य करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस होंगे उसको फॉलो करती है। और इसका मुख्य कार्य न्यायाधीशों को उनकी निर्णायक भूमिका और अदालत प्रशासन कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। देखिए ये पॉइंट अगर आपको ना भी ध्यान रहे ना, आपको ये अकादमी शब्द को समझते हैं अगर आप, तब भी ये समझ जाएंगे कि यह प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम करती है ये संस्था। तो इतना चीजें क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या नाम था इनका, मैंने कहा था ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट और अनिरुद्ध बोस उससे पहले जो है वहां के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, अनिरुद्ध बोस। ये 10वें प्रश्न का सही जवाब ए हो गया। ठीक है, इतना टॉपिक भी कवर कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए दे के जाता हूं, उस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार राज्य की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या की बात की जा रही है, तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें बिहार राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है। 10.21%, 8.6%, 15% या 7.89%। 4 विकल्प में जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।